सी इक्विवेलेंट उस एक अरेंजमेंट को इंक्लूड करने के बाद आप निकाले हैं एक्स के साथ, याद रखिएगा वो सी इक्विवेलेंट भी एक्स ही होगा, क्योंकि एक रिपीटेशन को इंक्लूड कर देने से इनफाइनाइट लैडर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सी इक्विवेलेंट सेम ही रहता है। तो जो सी इक्विवेलेंट एक अरेंजमेंट इंक्लूड करके आप निकाल रहे हैं वो भी एक्स ही होगा। एक्स के साथ इक्वेट कीजिए, क्वाड्रेटिक बनता है, सॉल्व कीजिए। क्वाड्रेटिक का दो रूट होता है, पॉजिटिव और निगेटिव, तो जो उसमें पॉजिटिव रूट आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, कोई भी इनफाइनाइट लैडर का क्वेश्चन इसी प्रोसेस से आपको करना है। ठीक है, इवन रजिस्टर के केस में भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, उसमें भी यही काम करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। लिखा है चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम इज गिवन टू वन प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 0.1 माइक्रोफैराड and a charge of 2 microcoulomb is given to the other plate. Find the potential difference developed between the plates. आपको थोड़ा क्वेश्चन पहले समझना होगा। ये एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है। ठीक है, क्वेश्चन ये कहता है कि देखिए भाई, इसको आप एक Q1 चार्ज दिए और उस Q1 का वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम। इस प्लेट को आप Q2 चार्ज दिए और जो Q2 है वो है हम लोगों का 2 माइक्रोकूलम। इस पूरे अरेंजमेंट में एक कैपेसिटर बना हुआ है जिसका कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैराड। जो कैपेसिटेंस है वो है 1 माइक्रोफैराड। आपको इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो आपको फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन हम तो ये कहेंगे कि इस क्वेश्चन को पहले आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो आप गॉसेस थ्योरम में सीखे कि अगर दो या दो से अधिक पैरेलल प्लेट्स हो और उनको चार्ज दिया जाए तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो हर फेज पे नया नया चार्ज अपीयर होता है ना, पहले वो निकाले। हर फेज पे जो नया नया चार्ज अपीयर होता है वो निकाले। उसमें 3 स्टेप फॉलो होता है, हम आपको एक बार रिपीट करा दें। कोई भी एक प्लेट के दो फेस पे जो आप चार्ज लिखेंगे उन दोनों चार्जेस का सम उस प्लेट को दिए गए नेट चार्ज के बराबर आना चाहिए। पहला रूल ये है। दूसरा रूल ये है कि जो आमने सामने का प्लेट का फेसेस होता है, जैसे ये दो प्लेट लग गया ना, तो आमने सामने का फेस, इस पे इक्वल और अपोजिट साइन का चार्ज मौजूद होता है। और तीसरा, जो लेफ्ट हैंड साइड का फेस है, जो सबसे लेफ्ट वाला फेस होगा पूरे अरेंजमेंट का, और जो सबसे राइट वाला फेस होगा पूरे अरेंजमेंट का, उसका चार्ज सेम होता है। ऐसा करके आपको बहुत बार पढ़ाया गया है, बैचेस के अंदर बताया गया है। आज आपको न्यूमेरिकल उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो हम लोग थोड़ा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इन प्लेट्स के ऊपर करते हैं। इमेजिन कीजिए कि इस फेस पे +x आ गया, तो क्या इस फेस पे हम लोग को Q1 - x लिखना होगा ताकि दोनों को जोड़िएगा तो Q1 के बराबर आ जाए। अब अगर यहाँ पे x है तो इस फेस पे -x डेवलप होगा, पीछे में +x डेवलप कर दो, लेकिन दोनों को जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा। लेकिन दोनों को जोड़ के तो Q2 आना चाहिए, तो राइट वाले फेस में Q2 जोड़ दो। ठीक है, फेसेस का नाम लिख देते, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4। अब जरा सोचो, ये आप पढ़ चुके हैं कि जो मेरा चार्ज लेफ्ट मोस्ट फेस का है, कहने का मतलब 1, और जो मेरा चार्ज राइट मोस्ट फेस का है, कहने का मतलब 4, ये तो बराबर होगा। तो लेफ्ट मोस्ट फेस का चार्ज है Q1 - x और राइट मोस्ट फेस का चार्ज है Q2 + x। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि दैट Q1 - Q2 विल बी इक्वल्स टू 2x, या फिर Q1 - Q2/2 दैट इज x। तो आपके x का वैल्यू कितना आया, थोड़ा ऊपर में डाटा है। x का वैल्यू आया, Q1 है 1 माइक्रोकूलम, Q2 है 2 माइक्रोकूलम और नीचे है 2। इसका मतलब ये है कि जो आपके x का वैल्यू है वो है -1/2 माइक्रोकूलम। x ये। अब यहाँ पे ये सोचना पड़ता है कि ठीक है, मेरे पास दो प्लेट्स ऐसे लगा दिए आप, लेकिन ये दो प्लेट में कौन कौन सा फेस है जो कैपेसिटर बना रहा है। भाई कैपेसिटर तो प्लेट्स के बीच का जो स्पेस है वही ना बनता है कैपेसिटर।
प्लेट्स, दोनों प्लेट्स का जो आमने सामने का फेस है उसके बीच का जो रीजन है वही तो कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर यहाँ पे 2 और 3 मिलके बन रहा है। मतलब आप ऐसे सोचिएगा ना कि यहाँ पे कैपेसिटर कौन बन रहा है, तो सेकेंड फेस और आपका थर्ड फेस, ये जो हम लोगों के पास सेकेंड फेस है और ये जो हम लोग के पास थर्ड फेस है, इस पे हम लोग लिख रहे थे प्लस एक्स और इस पे हम लोग लिख रहे थे माइनस एक्स, यही मिलके हम लोग का कैपेसिटर बना रहा है। तो आपको एक्स मिल गया है, आपको इन प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए, तो यूज कीजिए ना, यूज, हम लोग पढ़े हैं ऐसा, Q इक्वल्स टू CV। तो आपको अगर पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए तो Q बाई C। बस आप चार्ज क्या लेंगे, आप चार्ज के जगह पे 1 माइक्रोकुलम या 2 माइक्रोकुलम नहीं लेना है। आपको जो x का वैल्यू आया है वो मेरे कैपेसिटर का चार्ज है। ये जो x आया ना, पहले माइनस आ गया, छोड़ दो, उससे हमको क्या मतलब, जहां माइनस था वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस था वो माइनस होगा। दिस x इज चार्ज ऑफ कैपेसिटर, ये x मेरे कैपेसिटर का चार्ज है। दिस x इज चार्ज ऑफ कैपेसिटर। तो आपको कैपेसिटर के चार्ज के जगह पे जो आप Q लिख रहे हैं वहां x का मैग्नीट्यूड पुट कर लीजिए 1/2 माइक्रोकुलम, और कैपेसिटेंस था हम लोग का 2 माइक्रोफैराड। तो ये वैल्यू हो गया 1/4 कूलम पर फराड, 1/4 वोल्ट, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, 1/4 वोल्ट, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पूरा का पूरा कहानी है जो यहाँ पे पूरे क्वेश्चन के अंदर तुम्हारा चलता है। जब हमारे कैपेसिटर के प्लेट्स पे अलग अलग चार्ज दिया जाए, दो पैरेलल प्लेट रख दिया जाए, दो से अधिक भी प्लेट्स रखा जा सकता है, जब हमारे पास दो या दो से अधिक पैरेलल प्लेट्स रखा जाए और सब पे अलग अलग चार्ज दिया जाए, तो पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट लगा के हर एक फेस पे चार्ज निकालेंगे, और जो भी हमारे कैपेसिटर के प्लेट का आमने सामने का फेस होगा वो कैपेसिटर बनाता है। प्लेट्स जब आमने सामने आप रखते हैं तब तो 4 फेस हो जाता है, लेकिन जो आमने सामने का फेस है ना वो कैपेसिटर का प्लेट होता है। जैसे 2 और 3 यहाँ C कैपेसिटर का फेस था, तो 2 और 3 पे जो मौजूद चार्ज है, एक है x और दूसरा है -x, वो दोनों मिलके कैपेसिटर का प्लेट क्रिएट करता है, और चार्ज ऑफ कैपेसिटर x का वैल्यू क्यों मिल गया, C दिया हुआ है, आराम से यूज करना है। अच्छा, कैपेसिटेंस 1 सॉरी हम थोड़ा गलत, लास्ट पे डाटा गलत ले लिए। इस क्वेश्चन में कैपेसिटेंस यहाँ पे 1 फराड दिया हुआ है, माइक्रोफराड 0.1 दिया हुआ है। एक्चुअली यहाँ देखो 0.1 है, हमको 0.1 लेना था और हम नीचे ने 2 लेके सॉल्व कर दिए। देख लो, थोड़ा यहाँ गलती हो गया है, हमको 2 नहीं लेना था। ठीक है, इस कैलकुलेशन को भूल जाइए। आपको लिखना चाहिए चार्ज कितना आया है 1/2 माइक्रोकुलम और कैपेसिटेंस है 0.1 माइक्रोफराड। तो दिस इज 0.5 माइक्रोकुलम बाई 0.1 माइक्रोफराड। ठीक है, दैट इज 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट आएगा। ठीक है, 5 वोल्ट आएगा। तो छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक था, उसको आपको देख लेना है। क्लियर है, बेहतरीन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो अगला एक अच्छा क्वेश्चन देख लीजिए, अच्छे से समझिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, सीखने का है। लिखा है ईच ऑफ द प्लेट शोन इन फिगर है सरफेस एरिया, सबका सरफेस एरिया दिया हुआ है ऑन वन साइड एंड द सेपरेशन बिटवीन द कंसेक्यूटिव प्लेट के बीच का डिस्टेंस है 4 mm। द ईएमएफ ऑफ द बैटरी कनेक्टेड इज 10 वोल्ट, जो नीचे बैटरी है वो 10 वोल्ट का है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी टू ईच ऑफ द प्लेट्स कनेक्टेड टू इट। कितना चार्ज हमारा बैटरी सप्लाई कर रहा है तुमको ये पता करना है। एक्चुअली हम तुमसे एक चीज पूछ रहे हैं, मेरे पास ये P1 P2 P3 P4 4 प्लेट है, और जब आप 4 प्लेट को एक दूसरे के साथ पैरेलल में लगाते हैं तो आपको याद होगा कि 3 कैपेसिटर बनता है।
जब आप 4 प्लेट को इस तरह से एक दूसरे के साथ पैरेलल में लगाते हैं तो 3 कैपेसिटर बनता है। अगर n नंबर ऑफ पैरेलल प्लेट्स होता है तो याद रखिए n-1 कैपेसिटर्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहां आपके पास 3 कैपेसिटर है। एक कैपेसिटर है C1, एक कैपेसिटर है C2, एक कैपेसिटर है C3। बिकॉज प्लेट्स के बीच का सेपरेशन और प्लेट्स का एरिया दिया है तो कोई भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इस फिगर में हमको सब सेपरेशन भी सेम दिखाई दे रहा है, प्लेट्स का एरिया भी सेम दिखाई दे रहा है, तो जिसका भी कैपेसिटेंस निकालना है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी लगा के निकाल लेंगे। C1, C2, C3 जिसका भी कैपेसिटेंस निकालना है हम एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी करके निकाल लेंगे, सब डाटा दिया हुआ है। ठीक है, मेन खेल तो ये है कि इस C1, C2 और C3 में इस बैटरी से जो कनेक्शन क्वेश्चन दिखा रहा है उस हिसाब से कौन सीरीज और कौन पैरेलल है। C1, C2, C3 में इस बैटरी से जो कनेक्शन दिखा रहा है उसमें से कौन सीरीज और कौन पैरेलल है, उसका खेल आपको बैचेस के अंदर भी सिखाया गया। हम फिर से एक बार जीरो से आपको सिखाने का कोशिश कर रहे हैं। जब भी इस तरह का प्लेट्स रहे ना और इस तरह का अरेंजमेंट रहे, आप देखते समझ जाएंगे इस तरह का सिमिलर टाइप ऑफ अरेंजमेंट, आप कैपेसिटर मतलब जितना भी यहाँ प्लेट्स है, जैसे यहाँ 4 प्लेट है, चारों प्लेट के दो दो फेस को नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे एकदम बेसिक बेसिक समझते चलिएगा। ठीक है, कोई उड़ना नहीं है, आपको छोटा छोटा चीज है ना बस फॉलो अप करना है। अब जरा सबको ध्यान लगाओ, सबसे लेफ्ट वाला फेस 1 नंबर, सबसे राइट वाला फेस 8 नंबर, वो काम का है ही नहीं, क्योंकि 1 नंबर किसी के साथ कैपेसिटर नहीं बना रहा है, उसी तरह 8 नंबर भी किसी के साथ कैपेसिटर नहीं बना रहा है। C1 को बनाने वाला 2 और 3 है, C2 को बनाने वाला 4 और 5 है, और C3 को बनाने वाला 6 और 7 है। तो यही 6 फेस आपके काम का है। 1 और 8 कहीं ना लिखें, बस आपको कंफ्यूज कर देगा। 1 और 8 छोड़ दीजिए, भूल जाइए। अब देखिए बैटरी के पॉजिटिव से कौन कौन कनेक्टेड है, फिगर को देखते चलना है। क्या आपके बैटरी के पॉजिटिव से 1 नंबर और 2 नंबर कनेक्टेड है, लेकिन आपको 1 नंबर तो लेना नहीं, तो खाली 2 नंबर दिखाइए कि हाँ सर 2 नंबर कनेक्टेड है। जहां 2 नंबर मौजूद है उसके बगल में ही 3 नंबर लिखना पड़ेगा, क्योंकि तभी मिलके ये C1 बनाएगा। ठीक है, अब आ जाओ बैटरी के निगेटिव से कौन कौन कनेक्टेड है वो देखो। बैटरी के निगेटिव से कौन कौन कनेक्टेड है वो देखो। तो जरा देखो, बैटरी के निगेटिव से 5 और 6 ये 2 फेस कनेक्टेड है। बैटरी के निगेटिव से 5 नंबर और बैटरी के निगेटिव से 6 नंबर, ये 5 और 6 कनेक्टेड है। सही है ना। ये देखो बैटरी के निगेटिव से जाके ये वायर जाके ये 5 और 6 से कनेक्टेड है। जहां 5 है उसी के बगल में 4 नंबर बनाना पड़ेगा, और जहां 6 है उसी के बगल में आपको 7 नंबर बनाना पड़ेगा। सही है ना। तभी ना 4 और 5 मिलके ये C2 कहलाएगा, और 6 और 7 मिलके ये C3 कहलाएगा। अब आप क्या करें, जरा देखिए इस वायर को गौर से देखिए, इस वायर पे सबको ध्यान लगाइए, ऊपर वाला वायर। क्या वो 3 और 4 नंबर, 3 और 4 भी आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि वो एक ही प्लेट P2 का 2 फेस है। 3 और 4 भी आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि वो एक ही प्लेट P2 का 2 फेस है, अगल बगल, मतलब अगल बगल नहीं बोलो, आगे पीछे। इसलिए 3 और 4 तो कनेक्टेड है। चलो 3 और 4 कनेक्टेड है, और 3 और 4 से एक वायर निकला जो ले जाके आपको 7 से जोड़ देता है। तो 3 और 4 से एक वायर निकला जो जाके 7 से जुड़ जाता है। जब आप इतना काम करेंगे ना, आप अब देख पा रहे होंगे कि C2 और C3 जो है वो आपस में पैरेलल है, उसके साथ C1 सीरीज है ना। C2 और C3 आपस में पैरेलल है और उसके साथ C1 जो है वो सीरीज में है। तो जब तुम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, अगर तुम इसको बनाना चाहते हो तो हम इजी करके इसको बना देते हैं। देखो हम छोटा सा फिगर इसका बनाते हैं। देखिए एक्चुअली ये फिगर ऐसा है,
एक्चुअली ये फिगर भले आपको ऊपर कुछ भी दिखाई देता हो, यहाँ पे बैटरी लगा है और ये लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव एंड से और राइट, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका C3 है। आपका एक्चुअल फिगर ये है और यहाँ पे 10 वोल्ट का एक बैटरी, आपका एक्चुअल फिगर ये। तो C2 और C3 पैरेलल में, उसके साथ C1 सीरीज में, जो लिख रहे हैं अब थोड़ा कैलकुलेशन को इजी कर रहे हैं, ठीक है, लिख के काम करते हैं, बढ़ते हैं। देखो फिगर उगर देखते रहो। C2 एंड C3 आर इन पैरेलल में। तो अगर C2 और C3 का इक्विवेलेंट निकालोगे तो C2 प्लस C3 आएगा। हम लोग सबको C मान लेते, ठीक है, तो ये 2C आ गया। दिस C of 2 3 एंड C1 आर इन सीरीज। ये C23 जो है वो C1 के साथ सीरीज में है। तो अगर हम C इक्विवेलेंट निकालते हैं तो C1 डॉट C of 2 3 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C of 2 3। तो यहाँ पे हम लोग C लिख दिए, यहाँ पे 2C लिख दिए, नीचे में C प्लस 2C कर दिए, ऊपर में आ गया 2C स्क्वायर, नीचे आ गया 3C। ये हम लोग सॉल्व किए तो 2C/3 हो गया। ये हम लोग का C इक्विवेलेंट 2C/3, जहां C हम लोग एप्सिलॉन नॉट ए से एकदम ऊपर वाले लाइन में लिखा है ना, एप्सिलॉन नॉट ए, वहां से निकाल लेंगे। चलो थोड़ा कैलकुलेशन कर ही लेते हैं ना उसका, थोड़ा इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहाँ C निकाल लेते हैं थोड़ा। यहाँ से C निकाल रहे हैं, C1 C2 C3 तीनों बराबर है, C है, और वो कितना है, तो एप्सिलॉन नॉट A/D है। तो मेरे C का वैल्यू क्वेश्चन में डाटा एप्सिलॉन नॉट, A का वैल्यू कितना है, देखो A का वैल्यू लिखा 96/एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻⁻12। ये लिखा है 96/एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻⁻12, और D कितना दिया भाई, 4 मिलीमीटर्स, 4 मिलीमीटर्स, 4 इंटू 10⁻³ मीटर। अब देखो ये एप्सिलॉन नॉट कट गया, 4 से 96 कट गया 24 बार में, और 10⁻³ ऊपर, यहाँ इंटू 10⁻⁻9 बच गया। इसका मतलब ये है कि जो आपका C है वह 24 नैनो फराड आ रहा है, 24 नैनो फराड आ रहा है C का वैल्यू। अब हम लोग इसका पूरा ओवरऑल इक्विवेलेंट भी निकाल चुके, हम लोग इसका ओवरऑल इक्विवेलेंट भी फाइंड आउट कर चुके हैं, और वो ओवरऑल इक्विवेलेंट नीचे लिखा हुआ है, कितना आया था भाई, 2C/3। जो आपका C इक्विवेलेंट आया है वो आया है 2C/3, कहने का मतलब 2/3 ऑफ 24 नैनो फराड। 3 से 24 कट जाएगा, 8 बार में 8 और 2 मल्टीप्लाई, जो 16 नैनो फराड इज द C इक्विवेलेंट। 16 नैनो फराड इज द C इक्विवेलेंट। अब देखो जरा क्वेश्चन में, तो तुम इसको 10 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहे हो, तुमको बताना है कि कितना चार्ज सप्लाई किया है बैटरी, ठीक है। तो क्या हम लोग Q का वैल्यू लिख दें ऐसे कि जो भी C इक्विवेलेंट आया है उसको बैटरी के 10 वोल्ट से मल्टीप्लाई करें। तो 16 नैनो फराड आया है C इक्विवेलेंट, और बैटरी का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 160 नैनो कूलम इज द टोटल चार्ज। 160 नैनो कूलम इज द टोटल चार्ज जो मेरा बैटरी सप्लाई करेगा। 160 नैनो कूलम इज द टोटल चार्ज विच इज सप्लाइड बाय द बैटरी, ठीक है। 160 नैनो कूलम सप्लाई करेगा। आइए हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं आपको कैपेसिटर्स के ऊपर। टोटल चार्ज इतना जाएगा। अब एक बार हम उस कैपेसिटर का एक सिंपल सा अरेंजमेंट बना रहे हैं। एक कैपेसिटर था, फिर यहां जाके 2 कैपेसिटर में ऐसे पैरेलल में ये बट गया था, यही तो था। नीचे हम लोग के पास एक बैटरी था,
जो पूरे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था। ये मेरा C1 था, ये C2 था, ये C3 था। यहाँ मेरे पास 10 वोल्ट का एक बैटरी था। हाँ, हर कैपेसिटेंस बराबर है, C है, ये भी बोलना जरूरी है। देखिए चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, यहाँ पे चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा ये समझिए थोड़ा। देखिए बैटरी सप्लाई किया होगा Q, और वो Q चार्ज इस प्लेट पे +Q, इस प्लेट पे -Q होगा। लेकिन यहां जाके चार्ज आधा आधा बट गया होगा, ऊपर गया होगा Q/2, नीचे गया होगा Q/2। आधा आधा इसलिए क्योंकि दोनों कैपेसिटेंस सेम है, -Q/2 एंड -Q/2। तो ये है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, ये है आपके चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। जो बैटरी से टोटल चार्ज क्यों निकला, बैटरी से टोटल चार्ज कितना निकला, Q निकला, वही Q मेरे C1 के ऊपर आया। लेकिन आगे जाके पैरेलल में दो इक्वल हिस्से में बंटने की वजह से C2 के ऊपर Q/2 गया और C3 के ऊपर भी Q/2 गया। अब अगर कोई इसको प्लेट्स के साथ जोड़ना चाहे, अगर कोई इसको प्लेट के साथ जोड़ना चाहे तो फटाफट आप इसके बगल में वो 4 पैरेलल प्लेट्स ड्रॉ कर लीजिए, ताकि आप समझ पाएं कि अगर प्लेट के रूप में कोई पूछ दे कि किस प्लेट को कितना चार्ज मिला तो क्या बोला जाए। देखिए हम तो क्वेश्चन उतार रहे हैं, अभी जो क्वेश्चन में 4 प्लेट था ना वही उतार रहे हैं। क्वेश्चन में जो 4 प्लेट था वही उतार रहे हैं, ठीक है। ये चारों प्लेट बना दिए। ये प्लेट मेरा P1 था, ये प्लेट मेरा P2 था, ये प्लेट मेरा P3 था और ये प्लेट मेरा P4 था। जिसमें देखने वाली बात यह है कि ये इसके साथ बैटरी से जुड़ा हुआ था और ये ऊपर में आपस में कनेक्टेड था। ये C1 था, ये C2 था, ये C3। एकदम ऊपर वाला अरेंजमेंट हम रिपीट किए, एकदम ऊपर वाला अरेंजमेंट हम रिपीट किया और कुछ नहीं किए। तो जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि बैटरी मेरा Q चार्ज सप्लाई कर रहा है, तो बैटरी जो Q चार्ज दिया ना, वो मेरे कैपेसिटर के इस प्लेट पे आ गया +Q, इस पे आ गया -Q, ठीक है। C2 पे गया, यहाँ पे -Q है ना, यहाँ पे आ गया +Q/2, यहाँ आ गया -Q/2, फिर यहाँ आ गया +Q/2, यहाँ आ गया -Q/2, और फिर यहाँ आ गया हम लोग का +Q/2। ये है हर प्लेट को सप्लाई किया गया चार्ज। आप अगर चाहेंगे तो इसको नामकरण से भी पहचान सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये है पूरा का पूरा चार्ज का अरेंजमेंट। सही है, बेहतरीन क्वेश्चन। आप लोग खाली इसको न्यूमेरिकल की तरह ना देखें, सीरीज, पैरेलल, प्लेट्स का अरेंजमेंट, कैसे चार्जेस लिखना है, हर तरीके से समझने का कोशिश करें, तब ये मतलब फुलफिल होगा। नहीं तो खाली ABCD आंसर, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। सबसे पहले तो आपको वो प्लेट्स का अरेंजमेंट समझना चाहिए, कौन सीरीज कौन पैरेलल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर हो सके तो 1-2 बार रिवाइंड करके देख लो। अगर नहीं समझ में आए तो उस पर थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा अपने आप को कंसंट्रेट करो, जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। और बेहतरीन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन में तुमसे बोला गया है, each capacitor in figure has a capacitance of 10 microfarad. The energy of the battery is 100 volt. Find the energy stored in each of the 4 capacitor. चारों कैपेसिटर में जो स्टोर्ड एनर्जी है वो हमको निकालना है। नीचे का बैटरी का पोटेंशियल दिया हुआ है 100 वोल्ट, हर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बता दिया गया है 10 माइक्रोफैराड। सबसे पहले मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो हम आपको पहले शेयर कर दें। सबसे पहले हम इस अरेंजमेंट का नेट ओवर C इक्विवेलेंट निकालेंगे कि इस पूरे अरेंजमेंट का आखिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है।
एक बार इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल गया तो हम हर किसी कैपेसिटर के ऊपर चार्ज का वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, चार्ज। और अगर चार्ज और कैपेसिटेंस ये दो चीज मालूम है तो एनर्जी आप आसानी से लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बाई 2c, क्यू स्क्वायर बाई 2c एंड क्यू स्क्वायर बाई 2c। यही कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में चल रहा है। तो अब आप भी मेरे साथ है ना, दिमाग दौड़ाइए और सबसे पहले इसका सी इक्विवेलेंट लिखने पे मेरे साथ है ना काम कीजिए। गौर से देख लीजिए, क्या बी और सी आपस में पैरेलल है? तो ए वाले कैपेसिटर को छोड़ दो, बी और सी का पैरेलल और फिर डी। तो आपका ये फिगर अब ऐसा हो गया कि यहाँ पे 100 वोल्ट का एक बैटरी है जो नीचे कनेक्टेड है। ये सी है, ए था, ये बी और सी दोनों है और फिर ये डी है। अच्छा, अगर इसका ए का कैपेसिटेंस सी है और ये दोनों सी सी अगर पैरेलल में है तो क्या ये अब 2c है और ये सी है। अब ये तीनों किस में है? तो भाई ये तीनों सीरीज में है। अगर तीनों सीरीज में है तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप एक बार में लिखने का कोशिश करें। यहां पे 100 वोल्ट का बैटरी नीचे लगा हुआ है, 100 वोल्ट का सेल, 100 वोल्ट का सेल। आप अगर यहाँ पे सी इक्विवेलेंट लिखते हैं, देखिएगा ना बहुत आराम से, क्या लगा दे, 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/c प्लस 1/2c प्लस 1/c। नीचे 2c अगर कॉमन ले लेते हो तो ये आंसर आ जाता है 2c/5। ये आपका है सी इक्विवेलेंट, 2c/5। अगर सी इक्विवेलेंट आ गया तो अब यहां से आप चार्जेस का कैलकुलेशन पे अपना काम स्टार्ट करें। सी इक्विवेलेंट आ गया, देखते जाओ, सीरीज पैरेलल बहुत आसानी से अब करना पड़ेगा, उतना ज्यादा उस पर समय देने का जरूरत नहीं पड़ता। बी और सी किस में है? पैरेलल में, तो उसका 2c हो गया। बी और सी का जो पैरेलल आया था उसके साथ ए और डी आपस में है सीरीज में, तो सीरीज के लिए 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 ऐसे सॉल्व किए। 1/c प्लस 1/2c प्लस 1/c, ठीक है, 1/c प्लस 1/2c प्लस 1/c सॉल्व किए। 2 2 4 और 1 5, 5/2c आएगा, या यूं कहो 2c/5 इज द सी इक्विवेलेंट। अब आप गौर कीजिए कि पहले इस सिस्टम का नेट चार्ज निकाल लीजिए। सो टोटल चार्ज जो मेरा बैटरी सप्लाई कर रहा वो है सी इक्विवेलेंट इंटू बी। सी इक्विवेलेंट कितना आया था? 2c/5 और भी कितना था? 100 वोल्ट। 5 से 1 कट गया, 20, 20 दूनी 40, 40c। सी का वैल्यू 10 दिया हुआ है, तो 40 इंटू 10 माइक्रोकुलम, दैट इज 400 माइक्रोकुलम। ये मेरा क्यू है, 400 माइक्रोकुलम ये मेरा क्यू है। अब चलो जरा इस क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन अब करते हैं अलग अलग कैपेसिटर पे। क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अलग अलग कैपेसिटर। थोड़ा बड़ा कर ले फिगर ताकि सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया जा सके। समझो, देखो मेरा ये जो बैटरी है वो इस सिस्टम में क्यू चार्ज भेज रहा है, मतलब इस प्लेट पे प्लस क्यू और इस प्लेट पे माइनस क्यू। अगर एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर आप लेंगे, अगर आप एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर आप लेंगे, अगर आप एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर अगर आप लेंगे तो वैसे केस में याद रखिएगा कि जो हम लोगों के पास चार्ज आएगा वो प्लस क्यू और माइनस क्यू इस तरह से रहेगा। जस्ट अ मिनट, प्लस क्यू और माइनस क्यू इस तरह से रहेगा। थोड़ा सा और लेफ्ट में आओ। बैटरी मेरा जो भी चार्ज सप्लाई कर रहा है इस डायरेक्शन में, बैटरी मेरा जो भी चार्ज सप्लाई कर रहा है इस डायरेक्शन में, ए कैपेसिटर का प्लस क्यू माइनस क्यू, बी और सी का जो इक्विवेलेंट है उसका भी प्लस क्यू और माइनस क्यू, और सी का भी प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो तुम अगर गौर से देखोगे ना तो ए कैपेसिटर और डी कैपेसिटर इन दोनों के ऊपर चार्ज आ गया है। ए कैपेसिटर और डी कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आ गया है। अब आ जाओ ये फाइनल फिगर, इसको हम थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ताकि हम क्लियरली इसमें दिखा सके सब कुछ।
देखना, समझना। सबसे पहले जो मेरा बैटरी है 100 वोल्ट का, वो सप्लाई कर रहा है लेफ्ट की तरफ क्यू चार्ज। ये क्यू चार्ज सप्लाई किया, तो इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू। अब देखो इस जंक्शन पे आके ये चार्ज आधा ऊपर आधा नीचे जाएगा। आधा आधा क्यों बोल रहे हैं, उसके पीछे का भी लॉजिक है कि आधा आधा आप क्यों बोल रहे हैं। आधा आधा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दोनों कैपेसिटर का जो सी है ना वो सेम है। तो दोनों कैपेसिटर का सी अगर सेम है तो आधा आधा चार्ज बढ़ जाएगा, ठीक है। नहीं तो जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होता उधर ज्यादा चार्ज जाता, और जिसका कैपेसिटेंस कम होता उधर कम चार्ज जाता। अभी नहीं ऐसा। तो आप समझो ना कि यहाँ पे Q/2 गया, अपोजिट फेज पे -Q/2 लिख लो। फिर यहाँ पे Q/2 गया, अपोजिट फेज पे -Q/2 लिख लो। और फिर यहां आओगे ना तो फिर से +Q और -Q लिख लो। तो ये है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। देखिए भाई, आप क्यू निकाल चुके थे, क्यू निकाल चुके थे नीचे। आप एक बार चलिए नीचे देख लीजिए, आप क्यू निकाल चुके हैं। यहीं पे तो निकाले, नीचे जाने का क्या बात है। देखो ये 400 माइक्रो कूलम जो है वो क्यू है। अब आपको हर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज मालूम है। फॉर ए कैपेसिटर, अगर आप ए कैपेसिटर को पकड़ के चलते हैं तो आप एनर्जी ऑफ ए अगर लिखना चाहें तो चार्ज ए का लीजिए बाई 2 कैपेसिटेंस ए का लीजिए। तो ए का चार्ज पूरा पूरा 400 माइक्रोकुलम का स्क्वायर आएगा, और नीचे 2, सी का वैल्यू कितना था, सी कितना था, 10 था। सी कितना था, 10, 10 माइक्रोफैराड। सी था हम लोग का 10 माइक्रोफैराड। आराम से सॉल्व कर लो, ये एनर्जी एक आ गया। उसी तरह अगर आप डी का भी कैलकुलेशन करेंगे ना, डी कैपेसिटर, तो उसके लिए भी कहानी वही होगा, क्योंकि उसका भी चार्ज तो पूरा चार्ज क्यों ही है। तो चार्ज ऑन डी का स्क्वायर पूरा चार्ज है बाई 2 कैपेसिटेंस ऑफ डी। तो 400 माइक्रोकुलम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 माइक्रोफैराड। आराम से कैलकुलेट कर लेना। अब देखो जरा बी और डी, बी और सी, बी और सी, बी और डी नहीं, बी और सी, ये दोनों एक जैसा है। फॉर बी एंड सी कैपेसिटर, बी और सी कैपेसिटर के लिए जो एनर्जी हमारे बी में आएगा वही एनर्जी सी में आएगा। और ये दोनों होगा क्या कि बी या सी जिसका भी होगा चार्ज लेना है, और 2c ऑफ बी या सी जिसका भी डिवाइड करना है। दोनों में से कोई भी पकड़ो तो चार्ज Q/2 है बाई कैपेसिटेंस। चार्ज में जब आप Q/2 करोगे तो 400 में 2 से डिवाइड कर लो, ये हो गया 200 माइक्रोकुलम का स्क्वायर, और नीचे हो गया 2 इंटू 10 माइक्रोफैराड। आराम से कैलकुलेशन कीजिए, हर किसी के ऊपर स्टोर्ड एनर्जी का वैल्यू आपको मिल चुका है। हर किसी के ऊपर स्टोर्ड एनर्जी का वैल्यू आपको मिल चुका है। जरा देखिए ध्यान से, ठीक है। फिगर के साथ मैच कीजिए, हाँ फिगर के साथ मैच कीजिए। ए के ऊपर चार्ज क्यू था, क्यू का वैल्यू 400 माइक्रोकुलम है। बी और सी के ऊपर Q/2 था, और डी के ऊपर क्यू चार्ज आया था। तो एक एक लाइन को समझना पड़ता है। ये सब न्यूमेरिकल छोटा नहीं है कि आप पकड़िएगा और एक बार में बन जाएगा, इससे काम करना पड़ता है। और जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ना इस तरह के क्वेश्चन पे, उतना जल्दी सब बनता है, इतना समय नहीं लगता। हमको तो आपको समझाना है, एक ही चीज को 5 बार बोलना है। किसी को पहली बार में समझ में आएगा, किसी को दूसरी बार में समझ में आएगा, किसी को तीसरी बार में समझ में आएगा, किसी को हो सकता है समझे में नहीं आए, ठीक है। तो हमको हर चीज को ध्यान में रखना पड़ता है, इसलिए हम एक ही चीज को बार बार रिपीट करते रहते हैं। एक बार बोल दिए कि चार्ज ए पे क्यू रहेगा, डी पे क्यू रहेगा, बी और सी पे आधा हो जाएगा, लेकिन इसी चीज को 5 बार बोलेंगे, समझे। तो ध्यान रखिए, और इस तरह से चलता है।
तो अरेंजमेंट बेहतरीन, थोड़ा और छोटा कर दे ताकि सब कुछ एक साथ दिखे। अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इतना छोटा हो जाता है कि दिख ही नहीं रहा है और हम बोले सब दिखे। सब देखने के चक्कर में छोटा तो होगा। तो ये चीज ऐसे चलता है, ठीक है। 20 नंबर न्यूमेरिकल, बहुत बढ़िया सेट चल रहा है, ध्यान से आगे बढ़ रहे हैं भाई। ट्वेंटी वन लिखा है, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड इज चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट. It is then connected to an uncharged capacitor of capacitance 4 microfarad as shown in figure. Find A, the charge on each of the two capacitors after the connection. B, the electrostatic energy stored in each of the two capacitors. And C, the heat produced during the charge transfer from one capacitor to the other. Electrostatic energy stored in each of the two capacitor and C, the heat produced. अच्छा, एक चीज समझो, क्वेश्चन पढ़ के ये तुमको पता चला कि पहले केवल 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर चार्ज था और 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर अनचार्ज था। तो दोनों को अगर कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज का शेयरिंग होगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे, और तब तक चार्ज का शेयरिंग होते रहेगा जब तक कि दोनों का फाइनल पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और उस फाइनल पोटेंशियल को क्या नाम से जानते हो? कॉमन पोटेंशियल। तो पहले निकालो भाई कॉमन पोटेंशियल। When two capacitors are connected, then they gain common potential. Then they gain common potential. सबसे पहले आपको वो कॉमन पोटेंशियल निकालना चाहिए। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़े हैं, दैट कॉमन पोटेंशियल विल बी इक्वल्स टू C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। आपका C1 कितना है? 2 माइक्रोफैराड। कितने पोटेंशियल तक उसको आप शुरुआत में चार्ज करके रखे थे? पढ़ लीजिए, 12 वोल्ट तक। 12 वोल्ट तक आप चार्ज करके रखे थे, आप उसको 12 वोल्ट तक चार्ज करके रखे थे। फिर C2 है हम लोगों के पास 4 माइक्रोफैराड, लेकिन वो अनचार्ज था तो 0। और फिर नीचे हो गया 2 + 4, तो 12 दूनी 24 और नीचे 6। सो 4 वोल्ट इज द कॉमन पोटेंशियल। 4 वोल्ट इज द कॉमन पोटेंशियल। थोड़ी देर के बाद दोनों कैपेसिटर के ऊपर चार्ज का शेयरिंग होगा। थोड़ी देर के बाद दोनों कैपेसिटर के ऊपर चार्ज का शेयरिंग होगा और चार्ज शेयरिंग के कारण उनका फाइनल कॉमन पोटेंशियल रीच कर जाएगा 4 वोल्ट। कॉमन पोटेंशियल 4 वोल्ट। क्लियर है? अब जब ये कॉमन पोटेंशियल आपका 4 वोल्ट आ चुका, तो अब आप लिखिए ना, आपको निकालना है एनर्जी स्टोर्ड ऑन फर्स्ट कैपेसिटर। तो आप 1/2 कैपेसिटेंस लें और कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर कर दें। तो 1/2 कैपेसिटेंस कितना है? 2 माइक्रोफैराड, और कॉमन पोटेंशियल है 4 का स्क्वायर। तो भाई 2 कट गया, ये 16 माइक्रोजूल एनर्जी लॉस, एनर्जी है, एनर्जी स्टोर्ड है। 16 माइक्रोजूल एनर्जी स्टोर्ड है। और अगर आप सेकंड के अंदर सेकंड कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी निकालना चाहते हैं, फॉर्मूला है हाफ CV स्क्वायर, कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर। ये हो गया 1/2। कैपेसिटेंस हो गया अपना 4 माइक्रोफैराड, और कॉमन पोटेंशियल तो वही 4 है, 4 का स्क्वायर। तो 16 और 2 32, 32 माइक्रोजूल। ये आपका सेकंड में स्टोर्ड एनर्जी है। तो मेरे फर्स्ट कैपेसिटर में अभी स्टोर्ड एनर्जी 16 माइक्रोजूल है और सेकंड कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी 32 माइक्रोजूल है।
तुमसे यहाँ पूछा गया है कि एनर्जी का लॉस कितना हो रहा है, इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी का लॉस कितना हो रहा है, हीट का ट्रांसफर कितना हो रहा है। क्या हम लोग ऐसे पढ़ के रखे हैं दैट एनर्जी लॉस, इसी का दूसरा नाम है हीट लॉस। इसका एक फॉर्मूला आप निकाल के रखे, वो था C1C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ऑफ C1 प्लस C2। याद आ गया होगा। ये फॉर्मूला पढ़े कि अगर दो कैपेसिटर्स को आपस में आप कनेक्ट कीजिएगा चार्ज के शेयरिंग के लिए तो एनर्जी का लॉस होगा, और वो एनर्जी का लॉस इतना ही है। तो मेरे C1 में हम लोग 2 माइक्रोफराड, C2 में हम लोग 4 माइक्रोफराड, V1 में हम लोग है ना 12 वोल्ट, और V2 में हम लोग 0 पुट कर दिए का स्क्वायर। नीचे C1 में 2 और C2 में 4, सब माइक्रोफराड है, ये सब है। एक 2 से 2 कटा, ये हो गया 4, 12 का स्क्वायर 144, और नीचे 2 और 4 6, 6 से ही कट गया 24 बार में, और 24 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 96 हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा माइक्रोजूल। दिस इज एनर्जी लॉस। जब हमारा दो कैपेसिटर आपस में आप कनेक्ट कर देते हैं, जब दो कैपेसिटर को हम लोग आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो देखिए क्या क्या होता, पूरा सिस्टम आपके सामने हम रख दिए। हाँ, क्वेश्चन से लेके नीचे तक। क्वेश्चन में लिखा था अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफराड इज कनेक्टेड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। पहले से 2 माइक्रोफराड 12 वोल्ट तक चार्ज किया गया, एंड देन कनेक्टेड टू अनचार्ज कैपेसिटर। उसके बाद अनचार्ज कैपेसिटर 2 माइक्रोफराड से जोड़ दिए। तुमसे पूछा गया था चार्ज ऑन ईच ऑफ द 2 कैपेसिटर आफ्टर द कनेक्शन। देखिए हम चार्ज तो नहीं निकाले, ठीक है, हम तो आपको कॉमन पोटेंशियल 4 वोल्ट निकाल दिए। अगर हम कॉमन पोटेंशियल 4 वोल्ट निकाल दिए हैं तो मेरे फर्स्ट कैपेसिटर पे चार्ज हो जाएगा C1 कॉमन पोटेंशियल, और मेरे सेकंड कैपेसिटर पे चार्ज हो जाएगा C2 कॉमन पोटेंशियल। अगर तुम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना चाहो तो C1 है 2 माइक्रोफराड और कॉमन पोटेंशियल 4 है, इसका मतलब है 8 माइक्रोकुलम, और मेरा C2 है 4 माइक्रोफराड और कॉमन पोटेंशियल 4 है तो 16 माइक्रोकुलम। ये दोनों पे चार्ज भी आ गया, लो Q1 और Q2 दोनों पे चार्ज आ गया। फिर आपके क्वेश्चन के बी हिस्से में बोला गया द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन ईच ऑफ द 2 कैपेसिटर। दोनों कैपेसिटर में जो स्टोर्ड एनर्जी है वो निकालो। तो फर्स्ट कैपेसिटर का स्टोर्ड एनर्जी हाफ C1 कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर 16 माइक्रोजूल, सेकेंड कैपेसिटर का एनर्जी हाफ C2 कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर 32 माइक्रोजूल। उसके बाद बोला गया द हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन कैपेसिटर टू अदर। जब ये दोनों कैपेसिटर अपने बीच चार्ज का ट्रांसफर कर रहा है तो हीट कितना प्रोड्यूस हुआ, तो उसके लिए हम लोग नीचे एनर्जी का लॉस निकाल दिए। एनर्जी लॉस ही हीट लॉस है। C1C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2। फॉर्मूला में डाटा पुट करके सॉल्व किए, 96 माइक्रोजूल ये हीट प्रोड्यूस है। ठीक है, तो ये सब न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल थोड़ी ना है, इसमें 4-4 5-5 न्यूमेरिकल डाला गया है। तो आपको वैसे सोचना है, सब चीज सोचना है, कुछ छोड़ना नहीं है, सब चीज सोचना है। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है मेटल स्फेयर ऑफ रेडियस r इज चार्ज टू अ पोटेंशियल v। कोई एक मेटल स्फेयर है, उसको v पोटेंशियल तक चार्ज कर दिया गया। ए में पूछा है फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन अ कंसेंट्रिक स्फेयर ऑफ रेडियस 2r। Show that the electrostatic field energy stored outside the sphere of radius 2r equals that stored within it। पहले तो हम ये कहेंगे ना कि आप इस कॉन्सेप्ट को ना समझें कि आखिर ये न्यूमेरिकल आपके किस टॉपिक पे बेस्ट है। अगर वो टॉपिक आप पकड़ पाए तो ये न्यूमेरिकल बनेगा, अगर वो टॉपिक आप पकड़ पाए तो ये न्यूमेरिकल आराम से बनेगा। आपको पता चला ये एनर्जी डेंसिटी पे बेस्ट न्यूमेरिकल है। एनर्जी डेंसिटी,
तो चलो इसको सॉल्व करते हैं बाय द यूज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी डेंसिटी। हम लोग ऐसा सीखे हैं, फॉर एनी स्पेस विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर किसी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको आप एनर्जी डेंसिटी भी कहते हैं, जिसको आप रो ई से लिखते हैं, वो आपका आता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये एनर्जी डेंसिटी आता है। जस्ट अ मिनट। तो एनर्जी डेंसिटी है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जहां ई होता है उस रीजन का एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले तो जो तुम्हारा क्वेश्चन बोल रहा है ना, पहले उसके हिसाब से हम लोग एक फिगर बना लेते हैं। तुम्हारे क्वेश्चन का कहना है कि देखिए हम लोगों के पास एक मेटल स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, एक मेटेलिक स्फीयर है जिसका रेडियस आर है। चलो ये मान लो मेटेलिक स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, ठीक है। इसका एक जगह सेंटर ड्रॉ कर लो और इसका अपना रेडियस है आर। भाई देखिए इसको एक चार्ज दिया गया है क्यू, लेकिन क्वेश्चन चार्ज नहीं बताया, क्वेश्चन चार्ज के जगह पे इसका पोटेंशियल बताया है। देखो यहाँ पे लिखा है ना कि उसका पोटेंशियल है V, तो आप उस स्फीयर के लिए लिख सकते हो V 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। तो आपको अगर कहीं चार्ज का जरूरत पड़ेगा ना, तो आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू भी लगा सकते हो, ठीक है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू भी लगा सकते हो, ठीक हो। ये चार्ज जहां आपको क्यू का जरूरत पड़ेगा वहां आप इसको यूज कर लीजिए। अब देखिए, लेट दिस स्फीयर इज पॉजिटिव चार्ज। अगर ये स्फीयर पॉजिटिव चार्ज है तो हम आपको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना के दिखाते हैं। देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसका कैसे चल रहा होगा। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर निकलता होगा और ऐसे चल रहा होगा। ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा। हम सेंटर से खींचना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, यहां से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा। सेंटर से लेके तो सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो सरफेस के बाहर होगा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो सरफेस के बाहर होगा, ठीक है। सरफेस के बाहर होगा। अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ध्यान रखना अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो सरफेस से बाहर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, और ये बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले रीजन में एक एनर्जी क्रिएट करके रखा है। यहां पे जो हमारा एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई डिस्टेंस आर का स्क्वायर। बिकॉज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, तो आप अगर एनर्जी स्टोर्ड का वैल्यू निकालना चाहते हो, ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड के लिए देखो क्या होगा। देखो समझने का कोशिश करो। यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। सो इन स्मॉल वॉल्यूम डीवी, जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड होगा वो होगा एनर्जी डेंसिटी इनटू स्मॉल वॉल्यूम। तो आपके स्मॉल एनर्जी का जो वैल्यू होगा वो होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर और स्मॉल वॉल्यूम। अब जरा देखा जाए, समझा जाए, इस तरह का रीजन जहां हम लोगों के पास एक रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में से चल रहा है, आपको जहां एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां एक स्मॉल वॉल्यूम ड्रॉ करना चाहिए। स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट्री सेल जिसका रेडियस स्मॉल आर और जिसका थिकनेस डी आर हो। अब एलिमेंट्री सेल बनाना है, एलिमेंट्री सेल बनाना है। ये ठीक से बना नहीं, जस्ट अ मिनट।
ये ठीक से बना दिया है। एक कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल बनाना चाहते हैं। ये लगभग ठीक है। इसी तरह का एक और एकदम थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा, बस बस बहुत अच्छा, सही। यहां पर देखिए जी, बन गया है। ये हम लोगों के पास, अब थोड़ा कलर हम बदल दें यहां तक जितना हुआ, उसके बाद अब थोड़ा चलते हैं ग्रीन से। ये देखो, ये मेरे पास एक सेल बनाया गया, ये मेरे पास एक एलिमेंट्री सेल बनाया गया जिसका इनर रेडियस आर है, ठीक है, जिसका इनर रेडियस आर है और इसका एक थिकनेस है, ये थिकनेस है इसका डी आर। ये इसका एक वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, ये जो हम शेडेड पोर्शन आपको दिखा रहे हैं ना, ये इसका वॉल्यूम। इसी छोटे से वॉल्यूम के अंदर, इसी छोटे से वॉल्यूम के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, इसी छोटे से वॉल्यूम के अंदर वो स्मॉल एनर्जी स्टोर्ड है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है ना, वो एनर्जी, स्मॉल एनर्जी इसी छोटे से वॉल्यूम के अंदर स्टोर्ड है, ठीक है। दिस इज एलिमेंट्री वॉल्यूम, ये आपका एलिमेंट्री वॉल्यूम है, ये आपका एलिमेंट्री वॉल्यूम है डीवी। आपको याद होगा इसका डीवी लिखना आपको सिखाया गया था। सरफेस एरिया लिख दीजिए 4πr² और फिर उसके थिकनेस dr से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जिस रीजन में हमारा एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिस रीजन में हमारा एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां अगर एक स्मॉल वॉल्यूम, वहां अगर हम लोग एक एलिमेंट्री पार्ट चूज करते हैं, तो उस एलिमेंट्री पोर्शन के अंदर जो स्मॉल एनर्जी स्टोर्ड होगा वो होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² इंटू डीवी। आगे बढ़ते कैलकुलेशन को। तो हमारे पास इस du का वैल्यू हो गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² और dv के जगह पे देखो 4πr² एंड dr। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पुट कर दो तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r², उसका स्क्वायर, और फिर है 4πr² एंड dr, 4πr² एंड dr। आप यहां से चल सकते हो कि दैट du विल बी इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट Q का स्क्वायर, 4π एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर करोगे तो 16π² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, r² का स्क्वायर करोगे r पे पावर 4 हो जाएगा। फिर यहां देखो 4πr² dr है, थोड़ा सा जो सिंप्लीफाई हो सकता है कर लो। 4π से 16π का कट करेंगे तो 4π बचेगा। एप्सिलॉन नॉट से नीचे का स्क्वायर कैंसिल, Q², 16π के जगह पे 4π बचा, 16π² को 4π से कट कर दिए, एप्सिलॉन नॉट से स्क्वायर कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट आ गया, सही है। r² और r, यहां r पे पावर 2 आ गया और साथ में है dr। देख लो अच्छे से, एप्सिलॉन नॉट से स्क्वायर कैंसिल, 16 4 से कटा, π² से पाई कैंसिल, r² से। ये मेरा स्मॉल एनर्जी का इक्वेशन हुआ, दिस एनर्जी इक्वेशन 1। ये उस स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट जो हम लोग एज्यूम किए ना, ये वाला एलिमेंट्री पार्ट, इस एलिमेंट्री पार्ट के अंदर जो स्मॉल एनर्जी स्टोर्ड होगा उसका ये वैल्यू आया। अब आप क्वेश्चन के हिसाब से इसी को इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि अगर आपको टोटल एनर्जी चाहिए, अगर आपको टोटल एनर्जी चाहिए कि दैट टोटल एनर्जी स्टोर्ड विल बी दैट इंटीग्रेशन ऑफ दिस स्मॉल एनर्जी स्टोर्ड। अब ये इंटीग्रेशन का लिमिट कहां से कहां चलेगा ना, तो ये क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। इंटीग्रेशन का जो लिमिट कहां से कहां तक चलेगा, ये क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं, उस हिसाब से बात करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेट करेंगे, ओके।
ऊपर आ जाओ। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन अ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस 2r। r था अंदर वाला स्फीयर, अब बाहर वाला स्फीयर है 2r। तो क्वेश्चन का पहला हिस्सा अगर तुमको बनाना है ना, एनर्जी स्टोर्ड कहां से कहां तक, r से लेके 2r तक, तो आप इस du को इंटीग्रेट कीजिए रेडियस r से लेके 2r तक। मतलब आपके पास होगा इंटीग्रेशन ऑफ, देख लो ना एक बार वैल्यू देख लो, क्यू स्क्वायर बाई 2 से 4 पाई मल्टीप्लाई कर दो, 8 पाई आ गया, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर डी आर, क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर एंड डी आर, r से 2r तक, r से 2r तक। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आंसर आएगा। क्वेश्चन का सेकंड हिस्सा आपसे बोला गया, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो, बोला गया शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड आउटसाइड द स्फीयर ऑफ 2r इक्वल्स दैट स्टोर्ड विद इन इट। इस लाइन का मतलब ये है कि आप एनर्जी निकालें 2r से लेके इंफिनिटी के बीच, आउटसाइड द स्फीयर ऑफ रेडियस 2r। फिर से सुनो, आउटसाइड द स्फीयर ऑफ रेडियस 2r, इसका मतलब है 2r से लेके इंफिनिटी तक एनर्जी निकालो। तो इस बार में, इस सिचुएशन में अगर तुम इसको हैंडल करना चाहते हो तो आपके पास इंटीग्रेशन का जो लिमिट चलेगा वो r से 2r से लेके इंफिनिटी तक चलेगा। आपको इंटीग्रेट तो इसी को करना है, क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर डी आर, इंटीग्रेट तो इसी को करना है, लेकिन 2r से लेके इंफिनिटी तक करना है। क्वेश्चन ये कहता है ना कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप ये खुद देख पाएंगे कि जितना एनर्जी r से लेके 2r के बीच स्टोर्ड है ना, उतना ही एनर्जी 2r से लेके इंफिनिटी के बीच भी स्टोर्ड है, ये बराबर आएगा। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वाले का आंसर, फर्स्ट वाले प्रोसेस में, फर्स्ट वाले केस में जो आंसर आया है और सेकंड वाले केस में जो आंसर आया वो इतना सेम आएगा। हम बोल रहे तीसरा मेरी तरफ से लिख लो कि आप एनर्जी निकालो r से लेके इंफिनिटी तक, मतलब आप इंटीग्रेशन जो करेंगे du का वो r से लेके इंफिनिटी तक करें, तीसरा। और आप जब इंटीग्रेशन करेंगे क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन करेंगे r से लेके इंफिनिटी तक, तो पता है आपको क्या आएगा? ये जो तीसरे केस में आपका आंसर आना है ना, ये जो तीसरे केस में आपका आंसर आना है, एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन r एंड इंफिनिटी, इसका मतलब है कि स्फीयर के बाहर, r रेडियस से बाहर इंफिनिटी तक, r रेडियस से बाहर इंफिनिटी तक जो एनर्जी स्टोर हो रहा है, वो जो दो पार्ट में आप एनर्जी निकाले होंगे ना, r से 2r तक और फिर 2r से लेके इंफिनिटी तक, इन दोनों एनर्जी के सम के बराबर आएगा। आप करके देख लीजिएगा। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस तुम्हारे सामने। इसको थोड़ा पहले मिनिमाइज करें, इसको एक दो बार रिवाइज करना जरूरी है, खाली इसके बनने, आंसर मिलने नहीं मिलने से बात नहीं होगा। ध्यान से देखो, बहुत कुछ है इसके अंदर। जब हम क्वेश्चन पढ़े, मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस r इज चार्ज टू अ पोटेंशियल v, तो भाई मेटल स्फीयर को अगर आप चार्ज दीजिएगा तो सरफेस से लेके बाहर इंफिनिटी तक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्फीयर के सरफेस से लेके इंफिनिटी तक एनर्जी स्टोर्ड रहेगा। पर यूनिट वॉल्यूम किसी भी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हमारा एनर्जी स्टोर्ड होता है उसको हम लोग कहते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी। ये बताता है कि यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर्ड है। तो अगर कहीं स्मॉल वॉल्यूम आप डीवी लेंगे तो उसके अंदर जो स्मॉल एनर्जी स्टोर्ड मिलेगा वो होगा एनर्जी डेंसिटी इंटू डीवी, एनर्जी डेंसिटी इंटू डीवी। थोड़ा हम कलर चेंज कर ले पेन का कि कहीं कुछ अगर बताना उताना पड़े तो आदमी लिख सके। चलिए है हल्का कलर ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हमको कहीं एनर्जी बताना पड़े तो ये रहा, जैसे एनर्जी डेंसिटी रो ई इंटू डीवी।
रो ई के जगह पे एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला पुट कर दिए 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। बिकॉज आप स्फीयर के सरफेस से बाहर बात कर रहे हैं तो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई स्मॉल आर का स्क्वायर। और अब आपको सपोज करना पड़ेगा एक एलिमेंट्री वॉल्यूम, क्योंकि इसी एलिमेंट्री वॉल्यूम के अंदर एक स्मॉल एनर्जी स्टोर्ड है और वो एलिमेंट्री वॉल्यूम है किसी एलिमेंट्री सेल का। तो सेल का वॉल्यूम लिखा गया 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो सबसे पहले तो राइट हैंड साइड का कैलकुलेशन आप देखते रहिए। सबसे पहले राइट हैंड साइड में क्यू क्या बोलते हैं ई का वैल्यू पुट कर दिया गया, डीवी का वैल्यू पुट कर दिया गया, ई का स्क्वायर करके उसको लिखा गया, जो कट रहा था काट दिया गया, तो डीयू का वैल्यू आ गया इक्वेशन 1 में। डीयू का वैल्यू आ गया इक्वेशन 1 में। अब अगर आपको टोटल एनर्जी चाहिए तो जो डीयू का वैल्यू है उसको इंटीग्रेट कीजिए। इंटीग्रेशन का लिमिट क्वेश्चन डिसाइड करेगा, जैसा बोलेगा उस हिसाब से हम लोग लिमिट लेंगे। सही है, जैसा बोलेगा उस हिसाब से हम लोग लिमिट लेंगे और उसको सोचेंगे। सही। अब इस केस में हम लोग आ गए लेफ्ट हैंड साइड में, जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा था उस हिसाब से लिमिट लेके सॉल्व करना। तो पहली बार में बोला कि आर रेडियस से 2r रेडियस के बीच का एनर्जी निकालो, तो इंटीग्रेशन का लिमिट r से स्टार्ट किए 2r तक और सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो आंसर होगा। दूसरी बार बोला 2r से लेके इंफिनिटी तक के बीच जो एनर्जी स्टोर्ड है वो निकालो। तो सेकेंड केस में मेरे इंटीग्रेशन का लिमिट 2r से लेके इंफिनिटी तक हम लोग करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो आंसर होगा। और थर्ड केस मतलब सेकंड केस में क्वेश्चन में एक और हिस्सा था, बोला था कि आप जब 1 और 2 सॉल्व कीजिएगा ना तो आप देखिएगा कि r से लेके 2r तक जो एनर्जी स्टोर्ड है और 2r से लेके इंफिनिटी तक जो एनर्जी स्टोर्ड है वो दोनों बराबर है। तो आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप चेक कर लीजिएगा कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मोस्ट प्रोबेबली ध्यान रखिएगा ये आएगा बराबर। हम बोले कि तीसरा मेरी तरफ से एक r से लेके इंफिनिटी, मतलब स्फीयर के सरफेस से लेके बाहर इंफिनिटी तक कितना टोटल एनर्जी स्टोर्ड हुआ वो निकालो। तो इंटीग्रेशन का लिमिट r से लेके इंफिनिटी तक सॉल्व करेंगे, और जब आप r से लेके इंफिनिटी तक का टोटल एनर्जी निकालिएगा ना तो वो r से 2r तक का जो एनर्जी था और 2r से लेके जो इंफिनिटी तक का एनर्जी था उन दोनों का सम आएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट इसके अंदर काम करता है। बेहतरीन न्यूमेरिकल, ध्यान रखना। चलो थोड़ा यहां तक सेव कर ले, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 लिखा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स 1 मिलीमीटर इज connected to a battery of 12 volt. The plates are pulled apart to increase the separation to 2 millimeter. पहले हमारे प्लेट्स के बीच का सेपरेशन 1 mm था, बाद में प्लेट्स को एक दूसरे से दूर खींचा गया और ये सेपरेशन हो गया 2 mm. Calculate the charge flown through the circuit during the process. मतलब जब प्लेट्स के बीच के सेपरेशन को डबल किया जा रहा है तो सर्किट में कितना चार्ज फ्लो करेगा ये हमको बताना है। बी, how much energy is absorbed by the battery during the process. इस पूरे प्रोसेस में बैटरी कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया ये बताना है। कैलकुलेट द स्टोर्ड एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसेस, मतलब सेपरेशन को दुगना करने के पहले का एनर्जी और बाद का एनर्जी बताना है। यूजिंग द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स बिटवीन द प्लेट्स फाइंड द वर्क डन बाय द पर्सन पुलिंग द प्लेट्स अपार्ट। जो दो कैपेसिटर के दो प्लेट्स होता है ना, एक प्लस एक माइनस, तो उनके बीच का जो फोर्स लगता है Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट E, उसके बेसिस पे हम लोग को वर्क डन निकालना है और E में लिखना है, दिखाना एक्चुअली, so that justify that no heat is produced during this transfer of charge as the separation is increased. इसमें कोई भी हीट प्रोड्यूस नहीं हुआ, तुमको ये बताना है। तो चलो जी एक एक करके है ना आपका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट से काम करते हैं। पहले तो एक रफ आइडिया आपके सामने इस छोटा सा डायग्राम में हम दिखा दें। ये मेरे कैपेसिटर का 2 प्लेट है और ये मेरे इस पर्टिकुलर बैटरी के साथ जुड़ा है।
बैटरी है 12 वोल्ट का और यहाँ पे कैपेसिटेंस है, मान लो अभी C1 हम लिखते हैं। तो जो मेरे पास कैपेसिटर का C1 आया है, रुक जाइए थोड़ा, मेरे पास कैपेसिटर का जो C1 आया है वो है एप्सिलॉन नॉट A बाई शुरुआती सेपरेशन D1। तो आप अगर डाटा को लेके चलते हैं, ठीक है, चलिए हम इसको एप्सिलॉन नॉट A बाई D लिख देते हैं। ठीक है, आप अगर चाहेंगे तो एप्सिलॉन नॉट की जगह 8.85 इंटू 10⁻⁻12, एरिया की जगह पे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 20 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो गया। और नीचे मेरा सेपरेशन शुरुआत में 1 मिलीमीटर था, तो 1 इंटू 10⁻⁻3 मीटर हो गया। तो आप इसको सॉल्व करके C1 लिख सकते हैं, लेकिन हम इतना बड़ा डाटा नहीं यूज करेंगे। चलो हम इसको C लिख देते हैं, अगर तुमको जरूरत पड़ेगा तो निकाल लेना। तो ये कैपेसिटेंस C है। अभी मेरा शुरुआती केस में जो इनिशियल चार्ज मेरा बैटरी सप्लाई करेगा वो C इनिशियल इंटू पोटेंशियल ले लेंगे। तो मेरे पास C इनिशियल C है और पोटेंशियल है 12 वोल्ट का। तो 12C का चार्ज मेरे उस कैपेसिटर पे फर्स्ट केस में स्टोर होगा। 12C का चार्ज मेरे उस कैपेसिटर पे फर्स्ट केस में स्टोर होगा, 12C का चार्ज। ठीक है, अब आ जाओ थोड़ा आगे बढ़ो। क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में बोला गया कि देखो जो पहले सेपरेशन 1 mm था वो सेपरेशन बढ़ के दुगना हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तुम जाओ तो जो D2 है वो जो पहले केस में D1 था उसका दुगना है। अब आप ही सोचिए कि आपका जो सेकेंड केस में आप कैपेसिटेंस निकालोगे वो एप्सिलॉन नॉट A बाई D2 होगा, और ये D2 जो है वो प्रीवियसली जो सेपरेशन था उसका दुगना है। इसका मतलब मेरा कैपेसिटेंस आधा हो जाएगा, कैपेसिटेंस मेरा हाफ हो जाएगा, कैपेसिटेंस मेरा हाफ हो जाएगा। अच्छा, अगर कैपेसिटेंस हाफ होगा ना तो जो चार्ज कैपेसिटर पे स्टोर था C2 इंटू भी, वो भी तुम्हारा हाफ हो जाएगा। कहने का मतलब 6C ये फाइनल चार्ज होगा। थोड़ा कंसेप्ट डेवलप कीजिए, थोड़ा समझिए। इनिशियल चार्ज कैपेसिटर के प्लेट्स के ऊपर 12C है और फाइनल चार्ज कैपेसिटर के प्लेट्स के ऊपर 6C है। इसका मतलब जब कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच के सेपरेशन को आप बढ़ाते हैं, दुगना करते हैं, तो कुछ चार्ज वापस आ जाता है, कुछ चार्ज वापस आ जाता है। सही है, कुछ चार्ज वापस आ जाता है। हम आपको 2 फिगर बना के दिखा रहे हैं, हम एक्चुअली 3 फिगर यहां पे बनाएंगे। ये मेरा इनिशियल चार्ज है Q इनिशियल, यहां पे है Q इनिशियल, और इस समय जो ये सप्लाई चार्ज का था वो Q इनिशियल के बराबर था। ठीक है, फिर मेरे पास एक फाइनल फिगर बना, फिर मेरे पास एक फाइनल फिगर बना जिसमें C2 था और यहाँ पे एक Q फाइनल था, यहाँ पे माइनस Q फाइनल था, 12 वोल्ट था। अगर हम इस फिगर से इस फिगर में ट्रांसफर हो रहे हैं तो मेरे बैटरी से वापस गया होगा 6C अमाउंट ऑफ चार्ज। ये बैटरी से वापस गया है। तो क्वेश्चन में देखो, जैसे पहला पार्ट क्या था, ये था कैलकुलेट द चार्ज फ्लोन थ्रू द सर्किट ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो जब आप प्लेट्स के बीच के सेपरेशन को दुगना करते हो, जब आप प्लेट्स के बीच के सेपरेशन को दुगना करते हो तो बैटरी से वापस 6C अमाउंट ऑफ चार्ज वापस जाएगा, 6C अमाउंट ऑफ चार्ज वापस जाएगा। ठीक है, तो आपसे जो क्वेश्चन में ए पार्ट पूछा गया था उसका आंसर आपके पास है। सो during this process, there is
रिटर्निंग ऑफ चार्ज थ्रू सेल एंड दैट डेल क्यू विल बी इक्वल्स टू, इनिशियल बड़ा था, फाइनल छोटा है, 12C माइनस 6C, और जो चार्ज मेरे बैटरी से पास किया दैट इज 6C। और पास कैसे किया है उसका डायरेक्शन भी जानना जरूरी है। याद रखना, बैटरी में चार्ज वापस आया है, ये है डेल क्यू विच इज इक्वल्स टू 6C। ये 12 वोल्ट का बैटरी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का ए हिस्सा है कि हाँ भाई वापस चार्ज 6C वापस आया है। अब आ जाओ क्वेश्चन का बी पार्ट देखो। बी पार्ट में है हाउ मच एनर्जी इज एब्सॉर्ब बाय द बैटरी ड्यूरिंग द प्रोसेस। बिकॉज बैटरी के प्लस में चार्ज इंटर कर रहा है, माइनस से बाहर निकल रहा है, सो देयर इज चार्जिंग ऑफ बैटरी। ये बैटरी का चार्जिंग प्रोसेस है। सो एनर्जी एब्सॉर्ब बाय बैटरी, जो बैटरी है वो कितना एनर्जी एब्सॉर्ब किया, ठीक है। एनर्जी एब्सॉर्ब बाय सेल, दिस इज वर्क डन ऑन सेल। तो ये हम लोग लिखे हैं ना कि जितना चार्ज फ्लो किया इनटू पोटेंशियल ऑफ सेल, तो चार्ज फ्लो किया है 6C और पोटेंशियल है 12, सो दैट एनर्जी एब्सॉर्ब बाय सेल इज 72C, ठीक है। जो एनर्जी सेल एब्सॉर्ब किया है वो 72C है। दिस इज एनर्जी एब्सॉर्ब बाय सेल, बैटरी पे काम किया गया। अब सी पूछा कैलकुलेट द स्टोर्ड एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसेस। बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसेस जो एनर्जी स्टोर्ड है कैपेसिटर में वो निकालो, सी पार्ट। देखिए सी पार्ट को, अगर हम लोग बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर बात करें तो इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी होगा, इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी होगा हाफ CV स्क्वायर, मतलब 1/2C, भी के जगह पे 12 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हम लोग का 72C। और अगर हम लोग फाइनल एनर्जी स्टोर्ड निकालें तो हाफ CV स्क्वायर, और ये हो जाएगा हम लोगों का 36C। सही है। तो इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी अगर हम कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच निकाले तो कैपेसिटेंस C/2 था, पोटेंशियल 12 था, तो ये एनर्जी स्टोर्ड है कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच, इतना एनर्जी स्टोर्ड है। थोड़ा और आगे आ जाओ, थोड़ा और आगे आ जाओ, देखते हैं क्या है। सी पार्ट हो गया। डी है यूजिंग द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स बिटवीन द प्लेट्स फाइंड द वर्क डन बाय द पर्सन पुलिंग द प्लेट्स अपार्ट। प्लेट्स को एक दूसरे से दूर करने में वर्क डन बाय द फोर्स निकालो, फोर्स कितना वर्क किया देखो जरा। डी बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच आपको याद है फोर्स लगता है, एंड दैट फोर्स इज इक्वल्स टू, आप लिख सकते हो Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए, इतना फोर्स लगता है। Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ये फोर्स लगता है, Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए ये फोर्स लगता है। अब जब आप कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच के सेपरेशन को D से 2D कर रहे हो तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, D है। देयरफॉर फोर्स तुमको मिल गया है और डिस्प्लेसमेंट भी आपको मालूम है, तो वर्क डन बाय फोर्स हो जाएगा Q स्क्वायर बाई
2 एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डिस्प्लेसमेंट डी। क्या हम लोग इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं? क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए, जो ऊपर में डी था उसको नीचे ले आए, तो आपके इस वर्क का वैल्यू हो गया क्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू सी। बट देखने वाली बात पता है क्या है कि यहां चार्ज कांस्टेंट नहीं होगा। यहां पे जो चार्ज है वो कांस्टेंट थोड़ी ना है, चार्ज तो वैरी करता जा रहा है, चार्ज तो वैरी करते जा रहा है। तो हमको इसको पोटेंशियल के फॉर्म में लिखना चाहिए था, ठीक है। हमको चार्ज के फॉर्म में नहीं लिखना चाहिए था, हमको पोटेंशियल के फॉर्म में लिखना चाहिए था। थोड़ा सा वेट करो, तो हम इस प्रोसेस को रफ कर रहे हैं क्योंकि चार्ज तो वैरी कर रहा है ना, चार्ज वैरी कर रहा है। जस्ट अ मिनट, ओके। चार्ज तो वैरी कर रहा है ना, चार्ज के टर्म में नहीं, हमको पोटेंशियल के टर्म में इसको लाना होगा। जस्ट अ मिनट, अरे यार जान, देखो फोर्स का इक्वेशन वही होता है क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए, लेकिन हम इस क्यू को लिख सकते हैं ना सी इंटू वी का स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए। सी मतलब इनिशियल कैपेसिटेंस, ओके। अब यहाँ पे थोड़ा सा फोर्स को और सिंप्लीफाई करें, हमको अपने हिसाब से केवल भी के टर्म में लाने दीजिए क्योंकि सी भी वैरी कर रहा है, भी और डी के टर्म में आना चाहिए। तो ये वैल्यू कितना आ रहा है जरा देखा जाए। 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए सी स्क्वायर। सी स्क्वायर कहने का मतलब है हम लोगों के पास एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी का स्क्वायर और साथ में बी स्क्वायर। दिस इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए, यहाँ पे हो गया एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और ए का स्क्वायर, नीचे हो गया डी का स्क्वायर और साथ में बी का स्क्वायर। सो इट इज एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2 और यहां हो गया है बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। मतलब जो फोर्स अगर पोटेंशियल के साथ तुम दिखाओगे ना, तो ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2 बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर है। यहां तो हम लोग का पोटेंशियल, यहां तो हम लोगों का बैटरी हमेशा कनेक्टेड है, तो पोटेंशियल कांस्टेंट है, डिस्टेंस चार्ज कांस्टेंट नहीं है। क्या आप पहला वाला इक्वेशन यूज कर लीजिएगा, इसको नहीं यूज कर सकते क्योंकि चार्ज तो वैरी कर रहा है। हाँ चलिए, ये फोर्स आ गया, बट दिस फोर्स इज वेरी इंटरेस्टिंग। F इज प्रोपोर्शनल विथ 1/d स्क्वायर, मतलब ये प्लेट्स के बीच के सेपरेशन पे डिपेंड करता है। अगर ये प्लेट्स के बीच के सेपरेशन पे डिपेंड करता है तो आपको वर्क निकालने के लिए इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। सो फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा यहाँ पे क्या बोले, लेटर्स का दिक्कत हो रहा है, कंसेप्ट का नहीं, लेटर्स का दिक्कत हो रहा है। ये सब न्यूमेरिकल में ये सब फंसाया जाता है। हम लोग हमेशा लिखते हैं क्या, dx है, dy है, dz है, ऐसे लिखते हैं ना। यहाँ फोर्स डिस्टेंस का फंक्शन आ गया, ठीक है। डिस्टेंस हटा देते हैं, मान लेते हैं प्लेट्स के बीच का सेपरेशन, लेट x इज सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। मान लीजिए प्लेट्स के बीच का सेपरेशन x है, तो याद रखना कि फोर्स का इक्वेशन होगा उस समय, प्लेट्स के बीच का सेपरेशन x है तो फोर्स का इक्वेशन होगा उस समय एप्सिलॉन नॉट a बाई 2 v स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मान लो dx, तो जो मेरा फोर्स वर्क करेगा दिस इज f डॉट dx। तो आपके पास फोर्स के जगह पे हो गया एप्सिलॉन नॉट a बाई 2 v स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर
और साथ में रहा dx। तो अगर आपको टोटल वर्क निकालना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर आपको टोटल वर्क निकालना है तो आपको इसी स्मॉल वर्क को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट a बाई 2 v स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर एंड dx, जहां पहले ही केस में प्लेट्स के बीच का सेपरेशन d था और बाद में ये सेपरेशन 2d हो गया। कैलकुलेशन करते चलो। एप्सिलॉन नॉट a बाई 2 बाहर, v स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन करना है 1 बाई एक्स स्क्वायर का d से लेके 2d तक, d से लेके 2d तक, एंड इट इज एप्सिलॉन नॉट a बाई 2 v स्क्वायर x पे पावर -1 बाई -1 फ्रॉम d टू d। चलो थोड़ा इधर चलो, फिर से कैलकुलेशन को नीचे ले आओ। तो दैट वर्क कम्स टू बी एप्सिलॉन नॉट a बाई 2 v स्क्वायर 2d पे पावर -1, d पे पावर -1 और नीचे -1। माइनस को बाहर निकालो, माइनस एप्सिलॉन नॉट a v स्क्वायर बाई 2, यह आ गया 1 बाई 2d माइनस 1 बाई d। तो ये मेरे ब्रैकेट के अंदर बचा माइनस एप्सिलॉन नॉट a b स्क्वायर बाई 2, ब्रैकेट के अंदर बचा -1 बाई 2d। ये माइनस माइनस कैंसिल, तो आपके पास ये वैल्यू हो गया एप्सिलॉन नॉट a बाई 2 v स्क्वायर बाई 2d। एप्सिलॉन नॉट a बाई 2 v स्क्वायर बाई 2d, ये मेरा वर्क है। मतलब प्लेट्स के बीच के सेपरेशन को d से 2d करने में जो एक्सटर्नल एजेंट को वर्क परफॉर्म करना पड़ा होगा वो इतना है। थोड़ा इसको c के टर्म में लाने का कोशिश करो तो जो मेरा W आया वो कितना आया है, वो आया है एप्सिलॉन नॉट a बाई 2 v स्क्वायर बाई 2d आया है। हम इसको c में लाने का कोशिश कर रहे हैं। 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट a बाई 2d और साथ में v स्क्वायर। देखो तो क्या ये 1 बाई 2 फिर c बाई 2 और साथ में v स्क्वायर है ना। एप्सिलॉन नॉट a बाई d को c माने थे ना। अगर आप 1 बाई 2 c बाई 2 और v स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर करते हैं तो ये क्या 36c होगा। 36c बिल्कुल 144 में 4 से डिवाइड करोगे ना 36 होगा। अब हम तुमको कुछ पिछला कैलकुलेशन के साथ मैच करके दिखाते हैं। ये सब जबरदस्त न्यूमेरिकल है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। आप एक जगह आइए, थोड़ा समझिए, जरा देखिए। आपका इनिशियल एनर्जी 72c था, आपका फाइनल एनर्जी 36c है, और आप वर्क किए हैं 36c, है ना। तो जो भी सिस्टम का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो आपके वर्क के साथ कोरिलेटेड है। आप देखिए ये फाइनल एनर्जी देखिए जरा, हम इनिशियल एनर्जी का बात नहीं कर रहे, हम फाइनल एनर्जी का बात कर रहे हैं। ये फाइनल एनर्जी देखिए आप 36c है, वर्क के बराबर। अगर आप d से 2d तक सेपरेशन ले जाते हैं, तो आपको काम करना पड़ेगा इतना, ठीक है। दिस इज योर वर्क। d से अगर 2d तक सेपरेशन ले जाते हैं तो आपका वर्क भी आया था 36c, सही है।
बहुत बढ़िया। और हम आपको फिर से एक बार रिकॉल करा देना चाहेंगे, देखिए हम खुद भी स्टार्ट कर दिए थे Q² by 2C से बनाना, लेकिन ये तो तब काम करता है ना जब चार्ज कांस्टेंट था। तो इस क्वेश्चन में चार्ज तो कांस्टेंट है नहीं, बैटरी को आप हमेशा कनेक्शन में रखे हैं, बैटरी को आप हमेशा कनेक्शन में रखे हैं, तो बैटरी अगर हमेशा कनेक्शन में है तो याद रखना पोटेंशियल कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट नहीं है, चार्ज वेरिएबल है, चार्ज वेरिएबल है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, चार्ज वेरिएबल। ठीक है, आ जाओ अब थोड़ा आगे। E था so that justify that no heat is produced during the transfer of charge as the separation is increased। आपको बताना होगा कि किसी भी तरह का हीट प्रोड्यूस नहीं हुआ ड्यूरिंग दिस ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ड्यूरिंग दिस ट्रांसफर ऑफ चार्ज कोई भी हीट प्रोड्यूस नहीं हुआ। ठीक है, अब आप देखिए ना, डाटा को समझने का कोशिश कीजिए, आप सारा डाटा इकट्ठा कर लीजिए। देखिए वर्क डन ऑन सेल ये 72C है, इनिशियल एनर्जी 72C है, फाइनल एनर्जी 36C है। ठीक है, अब अगर आप यहां पे देख रहे हैं तो आपका जस्ट एक मिनट, हमको थोड़ा सोचना। चार्ज का फ्लो हो गया है 6C, हमको थोड़ा एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ लगाना है। तो बैटरी पे कुछ एनर्जी स्टोर, बैटरी पे कुछ वर्क हुआ 72C, इनिशियल एनर्जी हाफ CV² 72C, फाइनल एनर्जी हाफ CV² 36C। सही है, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सोच रहे हैं हम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है ना। चलो फोर्स सोर्स तो हम लोग का सही आ गया, ये सब कुछ बिल्कुल सही कैलकुलेशन है, 36 से एकदम मैच कर गया ये फाइनल एनर्जी के साथ, लेकिन फिर एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। इनिशियल एनर्जी ही फाइनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय सेल के रूप में होगा, लेकिन वर्क डन सेल तो मेरा 72C आ जा रहा है। इनिशियल एनर्जी हाफ CV², सही है, फाइनल एनर्जी थर्टी सिक्स सी। 12 का 144 4 से डिवाइड 36, ठीक है लिखे हैं। तो फिर यहाँ पे ये दोनों सम क्यों नहीं आ रहा है, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? मतलब एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए कि जो इनिशियल एनर्जी है उसी का कुछ हिस्सा, उसी का कुछ हिस्सा बैटरी पे वर्क हुआ होगा, और जो बच गया होगा हिस्सा, कुछ हिस्सा वो फाइनल एनर्जी के फॉर्म में कैपेसिटर के अंदर स्टोर रह गया होगा। तो मेरा फाइनल एनर्जी कैपेसिटर के अंदर का जो स्टोर्ड एनर्जी है वो 36 ही आ रहा है।
मेरा इनिशियल एनर्जी 72C है और मेरे बैटरी पे किया गया काम, वर्क डन ऑन सेल, ये 72C है। तो 50% थोड़ा ज्यादा एनर्जी आ जा रहा है। देखिए हम आपको कुछ डाटा यहां लाते हैं। देखिए इनिशियल एनर्जी है 72C कैपेसिटर के अंदर, फाइनल एनर्जी जो कैपेसिटर में है वो 36C है, और जो वर्क डन ऑन सेल है वो 72C आ गया है। यहां पर होना तो ये चाहिए था ना, इसलिए मेरा हीट लॉस आ जा रहा है, मेरा हीट लॉस नहीं हीट गेन ही आ जा रहा है ऊपर से। हो क्या रहा है कि होना ये चाहिए था कि इनिशियल एनर्जी विल बी फाइनल एनर्जी प्लस वर्क डन ऑन सेल, ये बराबर आना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना ये बराबर तो नहीं आ रहा है, इनिशियल एनर्जी 72 है, फाइनल एनर्जी 36 और 72 वर्क डन ऑन सेल भी है, बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो इसको देख के हम इसमें है ना आपका ठीक कर देंगे, ठीक है। लेकिन हमको नहीं लग रहा पूरा पूरा कैलकुलेशन अब शुरू से रिपीट करना ये थोड़ा मुश्किल बात है, इसलिए दिक्कत हो रहा है। देखिए कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हमको दिख नहीं रहा है, ठीक है। आंसर मिलना नहीं मिलना उतना हम उस पर दिमाग नहीं लगाते, लेकिन ये मेरा कंसेप्ट है, अगर हमको हीट निकालना पड़ेगा तो हमको यहीं से चलना पड़ेगा, एनर्जी कंजर्वेशन यहीं से हमको दिखाना पड़ेगा। वैसे मेरा ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन 110% सही भी दिख रहा है हमको, तो बाकी हम कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है। लेकिन अगर आपको कहीं से कुछ सॉल्यूशन दिखाई देता है तो हमसे जरूर मिलिएगा, बताइएगा। इसका मिसरीडिंग भी होता है, कभी कभी ये हो सकता है कि कोई ये करके बना दे कि एनर्जी इनिशियल प्लस वर्क डन, और उसके बाद फिर इसको एनर्जी फाइनल प्लस वर्क डन बाय सेल, इसको लेके सॉल्व कर दे। लेकिन आपके क्वेश्चन में ये वर्क डन नहीं लेना है, ये जो आप लास्ट में सॉल्व किए कि फोर्स के वर्क को लेकर, वो तो बता रहा था कि ये तरीका हो सकता है बनाने का, आपको वर्क लेना नहीं है, ठीक है। तो ये 100% जो दिया हुआ है ना वो सही सब कुछ है। हाँ हम आपको ये भी बोल रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हमसे गलती नहीं हो सकता, लेकिन उसका चांस बहुत कम है, ठीक है ना। ये बहुत रेयर है कि कुछ गलत हो जाए, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कुछ इसका प्रॉपर सोल्यूशन कहीं मिलता है, बहुत जगह अवेलेबल होता ही आप समझते हैं, तो हमको जरूर मिलिएगा, ठीक है। हमको बताइएगा कि सर इसका इस तरह का सॉल्यूशन दिया हुआ है, हम लोग बात कर लेंगे उस पर, ठीक है। तब तक के लिए बहुत अच्छा, ये चारा तुम्हारे सामने क्वेश्चन, चलो इसको सेव कर ले यहां तक, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन में लिखा है कंसिडर द सिचुएशन शोन इन फिगर, द स्विच एस इज ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपका जो स्विच है वो बहुत देर के लिए खुला हुआ है। अगर दोनों स्विच अगर हम लोग को बहुत देर के लिए खुला हुआ है तो आप ऐसा समझ लीजिए कि जो आपके पास दो कैपेसिटर है, हम लोग एक नाम लिख देते हैं C1 और C2, ये दोनों आपस में सीरीज में, शुरुआत में सीरीज में, एंड देन क्लोज्ड, उसके बाद स्विच को क्लोज किया गया, उसके बाद स्विच को क्लोज किया गया। फाइंड द चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी व्हेन द स्विच एस इज क्लोज्ड। मतलब आपको शुरुआत में क्या करना है कि C1 और C2 को सीरीज में लेना है, और बाद में जब आप स्विच को क्लोज कर देंगे तो जो मेरा C2 है, राइट हैंड साइड वाला कैपेसिटर C2 है, वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, सीरीज में ही रहेगा लेकिन शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो हम लोग को उसका कैपेसिटेंस इंफिनिटी लेके सेकेंड केस में सोचना है। तो फर्स्ट केस में 1/C इक्विवेलेंट जब तुम निकालोगे तो ये C1 और C2 सीरीज में है, ये C1 और C2 सीरीज में है,
ये 1/c हो गया, ये 1/c हो गया, ये एक्चुअली 2/c हो गया। तो आपके C इक्विवेलेंट का वैल्यू C/2 हो गया। ये हमारे C इक्विवेलेंट का वैल्यू है विच कम्स टू बी C/2। तो आपका C इक्विवेलेंट C/2 हो गया। ऐसे केस में जो इनिशियल चार्ज बैटरी सप्लाई करेगा वो होगा C इक्विवेलेंट इनटू बैटरी का पोटेंशियल। तो बैटरी का पोटेंशियल हम लोगों को E लेके चलना है, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया C/2 एंड E। इतना इनिशियल चार्ज है जो बैटरी मेरा सप्लाई करेगा। ये आपका इनिशियल चार्ज है जो बैटरी सप्लाई करेगा। जब आपका सेकेंड केस में स्विच क्लोज हो गया, सेकेंड केस S इज क्लोज्ड। जब S क्लोज्ड है तो जो मेरा C2 है दैट टेंड्स टू इंफिनिटी। अब अगर आप 1/c इक्विवेलेंट निकालेंगे, 1/c1 प्लस 1/c2 का कंसेप्ट होगा। यहां तो 1/c होगा लेकिन यहां 1/इंफिनिटी होगा एंड दैट 1/इंफिनिटी इज 0। तो आपके पास C इक्विवेलेंट का वैल्यू C आएगा। इसका मतलब जो स्विच क्लोज करने के बाद फाइनल चार्ज कैपेसिटर्स पे मौजूद है वो C इक्विवेलेंट जो सेकेंड केस में आया इनटू बैटरी का पोटेंशियल, तो CE है। आप देख पा रहे होंगे जो दो कैलकुलेशन आप किए, इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज का जो आप कैलकुलेशन किए, वो दोनों आपको एक चीज दिखा रहा है कि आपके पास जो Q फाइनल है जो CE आया और मेरे पास जो Q इनिशियल है जो CE/2 था, ऑब्वियसली मेरा ये फाइनल चार्ज मेरे इनिशियल चार्ज से बड़ा है। अगर ये फाइनल चार्ज मेरे इनिशियल चार्ज से बड़ा है तो ऐसे केस में देयरफॉर एक्स्ट्रा चार्ज will be supplied by cell when S is closed। जब आप S को क्लोज किए तो सेल हमको एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई किया एंड दैट एक्स्ट्रा चार्ज विल बी इक्वल्स टू Q फाइनल माइनस Q इनिशियल। Q फाइनल मेरा CE था, Q इनिशियल मेरा CE/2 है और ये आप सॉल्व कर लिए तो दैट कम्स टू बी CE/2। ये आपका डेल Q है, ठीक है। तो इतना चार्ज, इतना एक्स्ट्रा चार्ज है जो सेल सप्लाई करेगा जब आपका स्विच क्लोज किया जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या है कैलकुलेशन में। तो आपसे पूछा गया था फाइंड द चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी व्हेन द स्विच एस इज क्लोज। तो जब आप एस को क्लोज करेंगे तो उतना चार्ज सप्लाई करेगा। फाइंड द वर्क डन बाय द बैटरी। इस चार्ज का सप्लाई कुछ इस तरीके से होगा, इस चार्ज का सप्लाई कुछ इस तरीके से होगा बी पार्ट, कि आपका ये बैटरी है और आपका चार्ज राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है। मतलब आप ऐसे मान लो कि ये जो डेल क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई किए ना, दिस इज वर्क डन बाय सेल। बैटरी काम किया और बैटरी कितना काम किया, तो जो भी एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई करोगे इनटू सेल का पोटेंशियल। तो आप एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई कर रहे हो CE/2 और सेल का पोटेंशियल है E, तो बैटरी का वर्क आ गया हाफ CE²। दिस इज वर्क डन बाय सेल इन सप्लाइंग दिस एक्स्ट्रा चार्ज। दिस इज वर्क डन बाय सेल और बैटरी सप्लाइंग दिस एक्स्ट्रा चार्ज। क्वेश्चन का सी पार्ट अब पढ़ो। सी पार्ट में देखो, फाइंड द चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। फर्स्ट केस में जो कैपेसिटर्स के अंदर स्टोर्ड एनर्जी था और सेकेंड केस में जो स्टोर्ड एनर्जी था वो वैल्यू लिख लो, ठीक है। तो फर्स्ट केस में जब ये मेरा स्विच क्लोज ओपन है तो C1 और C2 दोनों कैपेसिटर के ऊपर ये इनिशियल चार्ज मौजूद है और जब मेरा स्विच क्लोज हो गया तो C1 पे फाइनल चार्ज मौजूद है लेकिन C2 पे कोई चार्ज मौजूद नहीं है। C2 तो शॉर्ट सर्किट है। तो अगर हम लोग इनिशियल चार्ज के कंसेप्ट को दिमाग में रखें
तो क्वेश्चन का सी हिस्सा, सी पार्ट ये लिखते हैं। तो सी हिस्से में अगर सिस्टम का इनिशियल एनर्जी लिखेंगे तो हाफ C1 उस पे मौजूद इनिशियल चार्ज का स्क्वायर एंड हाफ C2 उस पे मौजूद इनिशियल चार्ज का स्क्वायर। तुम अगर गौर करो तो हाफ और इनिशियल चार्ज का स्क्वायर बाहर, C1 प्लस C2 आएगा। दिस इज 1/2 इनिशियल, सॉरी ये फॉर्मूला गलत लिख दिए ना, ये फॉर्मूला गलत लिख दिए ना, ये क्यू स्क्वायर बाई 2C ना होता है, क्यू स्क्वायर बाई 2C होता है ना, क्यू स्क्वायर बाई 2C होता है। तो क्यू स्क्वायर बाई 2C1 एंड क्यू स्क्वायर बाई 2C2, ठीक है। डिवाइडेड बाई, ये किसका कॉमन ले लें तो 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है। तो ये हम लोग के पास हो गया क्यू इनिशियल का स्क्वायर बाई 2, ये दोनों 1/C लिखा जाए तो मेरे पास एनर्जी इनिशियल का वैल्यू हो गया 1/2। चार्ज इनिशियल हम पुट कर रहे हैं, चार्ज इनिशियल मेरा आया था, देख लो ना एक बार ऊपर, चार्ज इनिशियल क्या था, चार्ज इनिशियल आया था CE/2, चार्ज इनिशियल आया था मेरा CE/2, चार्ज इनिशियल CE/2। तो चार्ज इनिशियल CE/2 का स्क्वायर और यहाँ मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं 2/C से, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2/C से। तो जरा गौर करो ये क्या आ गया, 1/2 C स्क्वायर E स्क्वायर बाई 2 का 4 और यहाँ 2/C, ये 2 से 2 कटा, ये 2 से ये 2 कटा, 1/4 बाहर, एक C से C का स्क्वायर कटा, CE स्क्वायर। ये हो गया इनिशियल चार्ज, इनिशियल एनर्जी, ये हो गया सिस्टम का इनिशियल एनर्जी कि आखिर कैपेसिटर के ऊपर इनिशियली कितना एनर्जी स्टोर था। अब जरा देखो कि फाइनल एनर्जी कितना है, तो फाइनल एनर्जी है 1/2, एक ही कैपेसिटर है, क्यू फाइनल, फिर से वही गलती हो रहा है, पता नहीं। तो ये हम लोग का क्यू फाइनल का स्क्वायर बाई C1 केवल, क्योंकि C2 तो लेंगे नहीं, C2 अगर लेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा और C2 का इन्फिनिटी वैल्यू है ना, उसको पूरे एनर्जी को जीरो कर देगा। तो ये वैल्यू आ गया 1/2 ऑफ C और क्यू फाइनल था हम लोगों का CE का स्क्वायर, सो इट इज हाफ CE स्क्वायर, ये एनर्जी फाइनल। तो एनर्जी फाइनल हो गया हाफ CE स्क्वायर, एनर्जी इनिशियल हो गया 1/4 CE स्क्वायर, एनर्जी फाइनल हो गया हाफ CE स्क्वायर, एनर्जी इनिशियल हो गया 1/4 CE स्क्वायर। अब आप क्वेश्चन में देखिए कि डी में क्या बोला गया है, डी में बोला फाइंड द हीट डेवलप्ड इन द सिस्टम। इस सिस्टम में कितना हीट डेवलप होगा जब आप स्विच क्लोज कर देंगे वो निकालिए। तो हीट डेवलप के लिए है ना, हम लोग यहीं पे छोटा सा कैलकुलेशन करते, वैसे नीचे जगह है नहीं, ये डी वाला ऑप्शन हम लोग यही बनाते हैं, याद रखना। हीट का एक सिंपल सा कंसेप्ट है, इनिशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय सेल विल बी इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी प्लस हीट, यही कंसेप्ट चलता है। इनिशियल सिस्टम का एनर्जी लो, फिर बैटरी का वर्क लो, वर्क डन बाय सेल, ठीक है। अगर बाय सेल है तो प्लस लेना, और अगर ऑन सेल रहता है कभी तो माइनस ले लिया जाता है, फिर उसको फाइनल एनर्जी प्लस हीट से इक्वेट कर दो। तो इनिशियल एनर्जी मेरा कितना आया था, इनिशियल एनर्जी आया था 1/4 C स्क्वायर और फाइनल एनर्जी था 1/2 C स्क्वायर, और बैटरी का वर्क था हाफ C स्क्वायर, यहां देख लो बैटरी का वर्क, ठीक है, वर्क डन बाय सेल। तो मेरे पास इनिशियल एनर्जी था 1/4 CE स्क्वायर, बैटरी का वर्क है हाफ CE स्क्वायर,
फाइनल एनर्जी है हाफ सी स्क्वायर और प्लस हीट। तो गौर करो, ये हाफ सी स्क्वायर ये हाफ सी स्क्वायर से कटा, और जो आपका हीट है वो आपका 1/4 ऑफ सी स्क्वायर के बराबर आ गया। इतना एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगा। ठीक है, इतना एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगा। तो ये पूरा एक न्यूमेरिकल नहीं, ऐसा तो इस पूरे चैप्टर में चल ही रहा है कि कोई एक क्वेश्चन है नहीं, उसके अंदर 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन भरा पड़ा है। तो ये क्वेश्चन भी उसी क्लास में आता है, और एक बेहतरीन क्वेश्चन है शॉर्ट सर्किट पे बेस्ड। यहाँ जो स्विच है ना, वो इस क्वेश्चन को खास बनाता है। कंसेप्ट क्या था कि जब ये स्विच ओपन था तो उस समय C1 और C2 सीरीज में था। हम लोग सबसे पहले C इक्विवेलेंट निकाले, वहां से इनिशियल चार्ज निकाल लिए। फिर जब मेरा स्विच क्लोज हुआ तो मेरा C2 शॉर्ट सर्किट हो गया, और शॉर्ट सर्किट के कंसेप्ट में हम लोग C निकाले, वहां से फिर चार्ज निकाल लिए। अब दोनों चार्ज अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको खुद ये दिख रहा है कि जो मेरा फाइनल चार्ज है वो इनिशियल चार्ज से ज्यादा है। इसका मतलब कि मेरा बैटरी जो है वो फर्दर स्विच के क्लोज होने के बाद कुछ एक्स्ट्रा चार्ज फिर से सप्लाई किया होगा। तो वो जो एक्स्ट्रा चार्ज बैटरी सप्लाई किया, दैट कम्स टू बी CE/2। अब ये जो बैटरी चार्ज सप्लाई किया, उसमें तुमको एरो दिखाता है कि निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चार्ज गया। अगर निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चार्ज जा रहा है, इसका मतलब वर्क इज डन बाय द सेल, और वो वर्क है हाफ सी स्क्वायर। फिर बोला गया सिस्टम का इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी निकालो, स्विच क्लोज होने के पहले और स्विच क्लोज होने के बाद। स्विच क्लोज होने के पहले हाफ Q²/C1 Q²/2C2 दोनों को जोड़ा गया, तो मेरा इनिशियल एनर्जी आया 1/4 ऑफ C²। फाइनल एनर्जी आया मेरा